जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। खेत की सुरक्षा के लिए बिछाए गए करंट के संपर्क में आए 2 लोग, एक की मौत और एक गंभीर रूप से घायल। प्रदेश शासन ने फिर दिए जमीन की रजिस्ट्री के रेट बढ़ाने के संकेत, 15% तक हो सकता है इजाफा। वैनगंगा में आई बाढ़ की वजह से अटका कुमारी धपेरा पुल का निर्माण कार्य, बालाघाट पहुंचने के लिए लोगों को तय करनी पड़ रही है अधिक दूरी। बालाघाट वारासिनी लालबरा में आयोजित किया गया विकास खंड स्तरीय सहायक शिक्षण सामग्री प्रदर्शनी मेला। पंजाब में आपकी ऐतिहासिक जीत, बालाघाट में कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। पुरानी पेंशन को लेकर लामबंद होने लगे सरकारी कर्मचारी, कलेक्टर कार्यालय के सामने शिक्षक संघ ने दिया धरना। लालबरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बेहरे में एक 4 व्हीलर वाहन की टक्कर से साइकिल सवार एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया है। बीती देर शाम हुए सड़क हादसे में ग्राम बिरसोला निवासी 32 वर्षीय विकेश कांतोड़े गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे 108 एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। साथ में बस जा रही थी बोलते हैं, और साइड से गाड़ी और साइकिल जा रही थी। वो मार्शल वाले ने इससे मार्शल निकाला, नहीं तो ये कैसे थे? साइकिल। कितने बजे की घटना है, कहाँ की है? ये बेहरे बहरे गोलाई। पता है गोलाई में है या कहाँ, बेहरे। तो वो पता चला किसकी मार्शल थी, क्या थी? अज्ञात। मध्य प्रदेश शासन जमीन की खरीदी बिक्री के माध्यम से अपने खजाने को और अधिक बेहतर तरीके से भरने की तैयारी कर रही है। इसके लिए बाकायदा नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2022 से पूरी रणनीति और खाका तैयार कर लिया गया है। नए आदेश के तहत जमीन की खरीदी बिक्री करने में होने वाली रजिस्ट्री का खर्च 15% तक अधिक हो जाएगा। इसकी गाइडलाइन जिला पंचायत कार्यालय को मध्य प्रदेश शासन की ओर से प्राप्त हो चुकी है। जैसे ही 31 मार्च 2022 की तारीख समाप्त हो जाएगी, शासन के द्वारा सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया जाएगा, जिसके बाद नए गणना पत्र के अनुसार रजिस्ट्री होगी, जिनके दाम भी अधिक होंगे। वरिष्ठ उप पंजीयक SK डहरिया बताते हैं कि बीते 5 वर्षों के दौरान शासन के द्वारा सीधे जमीन की रजिस्ट्री के दाम में वृद्धि नहीं की गई। बीच में वर्ष 2020 संपत्ति के पंजीयन में 20% की कमी भी की गई थी। हालांकि यह वृद्धि उन स्थानों पर, उन जिलों के लिए है जहां पर जमीन की खरीदी बिक्री बहुत अधिक मात्रा में होती है। आपको बता दें कि बालाघाट जिला मध्य प्रदेश में टॉप 10 जिलों की सूची में शामिल है, जहां पर खरीदी बिक्री बहुत अधिक होती है। इसलिए जिले के भीतर जमीन की खरीदी बिक्री के दाम में 15% तक वृद्धि हो सकती है। गाइडलाइन उप जिला मूल्यांकन समिति के द्वारा संपत्ति के बाजार मूल्य के प्रस्तावों को रिवाइज किया जाना था। ऊपर से निर्देशानुसार कुछ स्थानों में 10 से 15% की वृद्धि प्रस्तावित करके भेजा गया है उप जिला मूल्यांकन समिति द्वारा। सर 5 सालों की अगर बात करें सर, 5 साल में वृद्धि हुई? विगत 5 वर्षों में संपत्ति के मूल्यांकन में कोई वृद्धि नहीं हुई। सर कभी कमी कुछ आई हो? हाँ, बीच में 2019 में ज़रूर 20% की कमी हुई थी संपत्ति के मूल्य। अब ऊपर से निर्देश तो यही थे कि अभी वृद्धि होना प्रस्तावित है, और वो हमने प्रस्ताव बना के जिला मूल्यांकन समिति को भेज दिए हैं। अब वो जो भी फाइनल होना है वो केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड भोपाल से होना है। सर जहाँ खरीदी बिक्री ज़्यादा हो रही है, जहाँ ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रहे हैं, उन्हीं क्षेत्रों में थोड़ी वृद्धि प्रस्तावित की गई है। जहाँ खरीदी बिक्री कम हो रही है या नगण्य है, जहाँ नहीं हो रहे हैं, उन स्थानों पर मूल्य यथावत रखेगा। निश्चित ही मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मार्च के महीने में अपने रेवेन्यू और खजाने को भरने के लिए और महीनों से लंबित राज्य को जल्दी जल्दी पूरा कराने के लिए बीते कई वर्षों से अप्रैल माह में रजिस्ट्री के दाम बढ़ाने की घोषणा की जाती है। लेकिन अप्रैल महीना शुरू होते ही इस बात की जानकारी मिलती है कि रजिस्ट्री के दाम में बढ़ोतरी नहीं की गई, बावजूद इसके कि वर्ष दर वर्ष रजिस्ट्री कराना महंगा होता जा रहा है।
इसके पीछे बड़ा कारण स्टाम्प ड्यूटी सहित अन्य टैक्स में बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे शासन तो यह कह देता है कि उनके द्वारा रजिस्ट्री के दामों में बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन दूसरे रास्ते के माध्यम से अपने रेवेन्यू को बढ़ा लेता है। देखना अब यह है कि वित्तीय वर्षों की तरह इस बार भी अप्रैल महीने में रजिस्ट्री के दाम में कितनी बढ़ोतरी होती है, या फिर शासन पहले की तरह जमीन की रजिस्ट्री में बढ़ोतरी ना करते हुए दूसरे टैक्सों में बढ़ोतरी कर अपने खजाने को भरने की जुगात कर लेती है। परसवाड़ा के अंतर्गत ग्राम चीनी में स्वामी विवेकानंद स्पोर्टिंग क्लब के तत्वाधान में अंतर्राज्यीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का 4 दिवसीय आयोजन संपन्न हुआ। आपको बताएं कि यहां लगातार 41 वर्षों से ग्राम चीनी के ग्रामीणजनों और युवा खेल प्रेमियों के द्वारा वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। 4 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में लगभग 14 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें देहरादून, नागपुर, दिल्ली, नरसिंहपुर, जबलपुर, कवर्धा, आगरा, बालाघाट, भोपाल, इंदौर सहित स्थानीय टीमों ने शिरकत की। 7 मार्च से प्रारंभ वॉलीबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच 10 मार्च गुरुवार की देर रात्रि तक खेला गया। इस अवसर पर समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व परसवाड़ा विधायक मधु भगत के द्वारा की गई। प्रतियोगिता का फाइनल मैच महिला वर्ग में कवर्धा और आगरा की टीम के बीच खेला गया, जिसमें आगरा की टीम ने जीत हासिल की। वहीं पुरुष वर्ग में देहरादून और इंदौर की टीम के बीच फाइनल मैच खेला गया, जिसमें प्रथम स्थान पर देहरादून की टीम विजेता रही। दोनों विजेता टीम को कप सहित 15-15 हजार रुपए की नगद राशि प्रदान की गई। धन्यवाद। पुनः आपको मुख्यमंत्री की ओर जोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्मानीय मंच में तमाम हमारे अतिथि सभी का हम अधिवक्ता संघ वाराणसी निर्वाचन 2022 की प्रक्रिया प्रारंभ है, जिसमें शुक्रवार को प्रत्याशी के नाम की वापसी की प्रक्रिया संपन्न करवाई गई, जिसमें कोषाध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी सचिन बंसोड़ ने अपना नाम वापस लिया, जिसके बाद निर्धारित किया गया कि अध्यक्ष और सचिव पद के लिए चुनाव कराया जाएगा एवं उपाध्यक्ष सह सचिव ग्रंथपाल के लिए एक आवेदन आए थे, तो वहीं कोषाध्यक्ष पद के लिए एक प्रत्याशी ने नाम वापस ले लिया, जिससे चारों पदों के प्रत्याशी निर्विरोध हो गए। पद्मेश 24/7 से चर्चा में अधिवक्ता संघ वाराणसी के निर्वाचन अधिकारी महेंद्र मिश्रा ने बताया कि अधिवक्ता संघ का मतदान 16 मार्च को होना है, जिसमें 2 पद अध्यक्ष व सचिव के लिए चुनाव होगा। इसमें अध्यक्ष के लिए दिनेश कुमार कातरे व शाहिद खान, सचिव के लिए भेजेंद्र राहंगडाले, संजय नागपुरे के लिए मतदान होगा। वहीं उपाध्यक्ष पद पर राजेंद्र कुमार दुबे, सह सचिव पद पर पुष्पेंद्र कलिहारी, कोषाध्यक्ष पद पर अवलेश बिसेन और ग्रंथपाल पद पर कचरूलाल पंचतिलक निर्विरोध है। नाम वापसी में कोषाध्यक्ष पद के प्रत्याशी सचिन बंसोड़ के द्वारा नाम वापस ले लिया गया, जिससे यह पद निर्विरोध हो गया। श्री मिश्रा ने बताया कि अधिवक्ता संघ का मतदान 16 मार्च 2022 को सुबह 10:30 बजे प्रारंभ होगा, जो 4 बजे समापन होगा और तत्पश्चात मतगणना कर परिणामों की घोषणा की जाएगी, जिसके बाद निर्वाचित अध्यक्ष, सचिव व निर्विरोध पदाधिकारियों के द्वारा शपथ ली जाएगी। संघ में 151 सदस्य है, जिनके द्वारा मतदान किया जाएगा। यह निर्वाचन 2 वर्षों के लिए होगा। बीते समय कोरोना से निर्वाचन के आदेश न होने से 4 वर्ष बाद निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न करवाई जा रही है। ग्रामीण थाना नवेगांव के अंतर्गत आने वाले ग्राम समनापुर में विद्युत करंट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति इसी हादसे में गंभीर रूप से झुलस गया है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक का नाम समनापुर निवासी 35 वर्षीय घनश्याम विल्लारे के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। घटना में घायल समनापुर निवासी 35 वर्षीय प्रीतम बिसेने, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घनश्याम और प्रीतम गुरुवार की शाम करीब 6:30 बजे खेत की तरफ चना खाने के लिए गए हुए थे। इसी बीच किसी किसान ने अपने फसल को मवेशी से बचाने के लिए खेत में विद्युत करंट लगाया हुआ था। दोनों चना लेकर वापस घर लौट रहे थे, तभी वे विद्युत जीआई तार के करंट की चपेट में आ गए, जिसमें मौके पर ही घनश्याम की मौत हो गई। वहीं प्रीतम इस हादसे में बुरी तरह से झुलस गया। मेरा छोटा भाई होता है जो आमगांव में रहता है, वो विद्युत करंट से लगने से उनकी मौत हुई है, जो मवेशियों को मारने के लिए, जंगली मवेशियों को मारने के लिए पिछा जाता है। क्या उम्र थी इनकी? इनकी उम्र थी 37। और मतलब कैसे क्या हुई इनकी घटना? ये चना खाने के लिए शाम को गए थे खेत में, है ना, वहाँ से लौट रहे थे तो अंधेरा हो गया था। इत्तेफाक से वहाँ पर एक छोटी सी रोड जाती है गांव की, शॉर्टकट रोड, उसकी वजह से बंदी होती है आ रहे थे। तो वहाँ पर विद्युत करंट लगा हुआ था,
इसके बाद वो फंसने से मौत हो अकेले ही थे क्या ये? गई। 2 लोग थे, एक और है। वो एडमिट है। अच्छा बताओ कैसे क्या घटना हुई इनके साथ? खाना खाने गए सर, कहाँ? खेत में। अच्छा फिर वो करंट लगा दी जाई तार नीचे में, और फिर उनकी मृत्यु हो गई लगा करंट के। किस जगह पे करंट लगा है? घर के पीछे में। ग्राम कुमारी और धपेरा के बीच उच्च स्तरीय पुल का निर्माण विगत 4 वर्षों से किया जा रहा है, लेकिन उसका कार्य अभी भी पूर्ण नहीं हो पाया। यहां पुल नहीं होने से ग्राम मोहगांव धपेरा की जनता को बालाघाट मुख्यालय आने में करीब 20 से 25 किलोमीटर का फेरा पड़ता है। आपको बताएं कि अगर यह पुल बन जाता है तो क्षेत्र की जनता पर अतिरिक्त आर्थिक भार नहीं पड़ेगा और कम समय में जनता बालाघाट पहुंच जाएगी। क्षेत्र की जनता के द्वारा यहां पुल बनने का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। चलिए पुल निर्माण से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता देते हैं। 2 मई वर्ष 2018 को इस पुल के निर्माण का कार्य का आदेश हुआ था। 8 अक्टूबर 2018 से पुल निर्माण का कार्य शुरू हुआ था। इस पुल का निर्माण कार्य 16 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा था। काफ़ी निर्माण हो जाने के बाद वनगंगा नदी में अगस्त 2020 में काफ़ी बाढ़ आई, जिसने इस पुल का स्वरूप बदलने को विवश कर दिया। बाढ़ अधिक आने के कारण जो स्थिति देखी गई, उसके बाद पुल निर्माण के काम को रुकवा दिया गया था और उस पुल का दोबारा से परीक्षण किया गया। यह परीक्षण ब्रिज विभाग के मुख्य अभियंता संजय मस्के के द्वारा किया गया और दोबारा प्रस्ताव पुल निर्माण का भेजा गया, जिस पर इस पुल की दोबारा स्वीकृति मिली और जून 2021 से इसका कार्य पुनः प्रारंभ हुआ है। दोबारा जो यह प्रस्ताव गया उसमें एक्स्ट्रा ब्रैकेट और पियर बढ़ गए। ब्रैकेट इसलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि नदी में बाढ़ आने की स्थिति में ब्रैकेट पुल को क्षतिग्रस्त होने से रोकने का काम करेंगे। यहाँ 44 ब्रैकेट बनाए जा रहे हैं। अभी तक 10 ब्रैकेट का काम हो चुका है और इसका कार्य जारी है। आपको बताएं कि इस नए प्रस्ताव में 5 करोड़ 22 लाख रुपए की राशि बढ़ गई है। इसी तरह इस पुल की लागत अब 21 करोड़ 99 लाख रुपए हो गई है। 5 करोड़ 22 लाख रुपए बढ़ गया। सर ये अगर पुल बन जाता है तो कितना मददगार साबित होगा क्षेत्र? नहीं, पुल बन जाएगा तो काफ़ी मदद करेगा। यहाँ से जैसे धपेरा के लोग, उधर मोहगांव के लोग जो है इतना 22-25 किलोमीटर घूम के आते हैं, वो सीधे 6-7 किलोमीटर में बालाघाट मुख्यालय को पहुँच जाएंगे। अभी कार्य की क्या गति चल रही है? कार्य अभी जो गति से चल रहा है, फाउंडेशन के काम करीब करीब हमारा पूरा हो रहा है। 2 स्लैब हमारे नए डल भी गए हैं और चूंकि बीच बीच में पानी आने के कारण कैसे जो पानी छोड़ते हैं सिंचाई के लिए, उससे वनगंगा नदी का वाटर लेवल बढ़ जाता है और बीच में पानी बढ़ने के कारण थोड़ी सी दिक्कत होती है फाउंडेशन खोदने में। फिर भी हम लोग पानी को डाइवर्ट करके यथासंभव जितना जल्दी हो सक रहा है काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सर उस समय कितना काम हो चुका था? उस समय तो हमारा करीब 36% फाउंडेशन का काम हुआ था और 4 स्लैब हमने डाल चुके थे। फाउंडेशन हमारा पुराना फाउंडेशन पूरा हो गया था और 4 स्लैब हमने डाल चुके थे 13 स्लैब में। तो काफी 24 ब्रैकेट और लग रहे हैं, 24 ब्रैकेट और लग रहे हैं और 9 फाउंडेशन नए बन रहे हैं। जल्दी होना है। हाँ, तो 9 फाउंडेशन का काम हो रहा है, जिसमें लगभग 8 फाउंडेशन तो हमारे हो चुके हैं। एक आध फाउंडेशन बचा, उसमें काफी तेजी से पानी बह रहा है। जैसे ही पानी कम होता है या उसको डाइवर्ट करके हम लोग उसको फाउंडेशन का काम पूरा करेंगे। ऐसे क्या 4 महीने तो ब्रिज के काम बंद रहते हैं, बरसात के कारण नदियों में काम कर नहीं पाते हैं। तो जून तक हमारा कोशिश रहता है। वैसे हमने जुलाई तक समय दिया है, आखिर तक जुलाई तक भी अगर बरसात अगर लेट हुई तो कोशिश करेंगे हम ट्रैफिक चालू कर देंगे। अगर नहीं हो पाया तो दिसंबर तक तो किसी भी हालत में हम चालू करते। आने वाले ग्राम अमेड़ा में एक मजदूर की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतक का नाम थाना रामपली, ग्राम सतोना बेनी निवासी 50 वर्षीय हंसू पिता रूपदास मात्रे बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सतोना बेनी निवासी हंसू बढ़ई का काम करता था, जो 7 मार्च को अपने साथी प्रहलाद धवरे के साथ अमेड़ा निवासी सुधीर चौधरी के घर दरवाजे, खिड़की, चौखट बनाने का काम करने के लिए आया था। हंसू और प्रहलाद रोजाना की तरह ही 10 मार्च को काम खत्म कर रात्रि करीब 8:30 बजे खाना खाकर सोए हुए थे। तब हंसू ने प्रहलाद से उसे ठंड लगने और उनकी तबीयत खराब होने की जानकारी दी, जिस पर प्रहलाद ने हंसू को अमेड़ा गांव के डॉक्टर के पास ले गया, जहां डॉक्टर ने उसे बुखार की गोली दी थी, जिसे खाकर हंसू सो गया। रात्रि करीब 11 बजे हंसू उठा, जो बहुत ही ज़्यादा ठंड लगने की बात कह रहा था। उसके बाद करीब 11:30 बजे हंसू और प्रहलाद दोनों ही सो गए। शुक्रवार की सुबह करीब 5 बजे जब प्रहलाद सोकर उठा तो उसने हंसू को उठने के लिए आवाज़ लगाई, लेकिन हंसू नींद से नहीं उठ रहा था और ना ही कुछ बोल पा रहा था, जिस पर प्रहलाद ने घर मालक को इसकी सूचना दी, जहां घर मालिक की कार से हंसू को जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लालबरा नगर मुख्यालय स्थित जनपद पंचायत के सभा कक्ष में 12 मार्च को रोजगार सहायक एवं कर्मचारियों की बैठक संपन्न हुई।
इस बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लालबर्रा जनपद पंचायत के अंतर्गत स्वीकृत मकानों के निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई एवं कितने हितग्राहियों के खाते में राशि आ चुकी है, किस कारण से नहीं आ रही है एवं ऐसे कितने हितग्राही है जिन्हें आवास की आवश्यकता है परंतु उनका नाम सूची में नहीं आया है एवं आवास प्लस में कितने लोगों का नाम जोड़ना है उसकी जानकारी ली गई एवं मनरेगा योजना के तहत पंचायतों में हो रहे कार्यों की समीक्षा कर रोजगार सहायकों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। साथ ही यह भी कहा गया कि जिस हितग्राहियों को आवास की आवश्यकता है उनका नाम पीएम आवास स्वीकृत सूची में नहीं आया है। आज की बैठक प्रधानमंत्री आवास को लेके गई थी कि अभी वर्तमान में मतलब प्रधानमंत्री आवास बहुत हर ग्राम पंचायत में बहुत कुछ आ चुके हैं, तो उसकी एक समीक्षा हमने लिया है कि 2011 के बाद में मतलब कितने प्रधानमंत्री आवास पूर्ण हुए हैं और कुछ रुके हुए हैं, किसी के खाते गड़बड़ है तो उसको ठीक करना है। और अभी जो आवास प्लस के जो मकान है उसकी भी समीक्षा की गई, उसमें भी कुछ नाम मतलब छूटे हुए हैं तो उनको भी जोड़ना है।